तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजय। नमस्कार, आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। एक बार फिर से दो बातें आमने सामने में मेरे साथ समय बिताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ज़्यादा स्वागत है आपका। मुझे मालूम है आजकल यूक्रेन और रशिया के जो जेलेंस्की और पुतिन के बीच में जो महायुद्ध चल रहा है उसके वजह से सब कुछ का ध्यान, सारी दुनिया का ध्यान आज उन्हीं दो देशों के ऊपर है। और क्यों ना हो, सुपर पावर, वर्ल्ड की सुपर पावर जो है लड़ाई कर रहा हो और किसी देश के ऊपर, तो उस देश की चिंता भी होगी और देखना ही पड़ेगा कि ये बड़ा युद्ध ना बन जाए। तो स्वाभाविक है उस तरफ ध्यान चला जाना। पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एक तरफ अगर वो महायुद्ध चल रहा है तो एक तरफ एक महापर्व भी चल रहा है लोकतंत्र का, और वो है हमारे यूपी का विधानसभा चुनाव। काफ़ी कुछ आजकल मीडिया जो है सारा का सारा कवर कर रहा है आपके उस यूक्रेन रशिया को लेकर के, और वहाँ ज़्यादा सुनाई खबरें हम देख रहे हैं। वनस्पत जो हमारा महापर्व चल रहा है लोकतंत्र का, उसके ऊपर इतना फोकस नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि 6 चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं, जिसमें 349 सीट्स का भविष्य तय हो चुका है। 7वें चरण का जो आखिरी चरण भी है उसका चुनाव 7 मार्च को होना है, और 7 मार्च के बाद वो आखिरी चरण है, जिसके होने के बाद 10 मार्च को हमें हमारे यूपी का सीएम की न्यूज़, इंफॉर्मेशन, खबर, डिसीजन सब मिल जाएगा। हम सब जानते हैं हम कितने उत्सुक हैं उस चीज़ को लेकर के, बिकॉज इस बार वाकई में जद्दोजहद बहुत ज़्यादा है। लेकिन 7वां चरण मैं आपको बता दूं कौन सा है। इसमें आजमगढ़ से लेकर के बनारस, यानी कि मऊ हो गया, गाजीपुर हो गया, आपका मिर्ज़ापुर हो गया, चंदौली, सोनभद्र, वाराणसी, और ये सारे मिर्ज़ापुर, ये सब के सब इस 7वें चरण में आ रहे हैं। तो 7वां चरण एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप देख लीजिए उसमें अराउंड 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको वो बताई अभी, और उसमें 54 सीट्स का चुनाव होना है। 619 उम्मीदवारों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है, और आप अगर देखेंगे तो एक निर्णायक स्थिति पे इस वाले चरण से काफ़ी कुछ आ जाएगा सामने। पर मेरे लिए जो मैं यहाँ आया हूँ, ज़रूरी ये है बात करना आपसे कि हम में से कितने लोग ये समझते हैं कि अपना कर्तव्य समझते हैं कि जाकर के वोट करें। क्योंकि हमारे लिए ये तो बहुत आसान है बोलना कि इस सरकार ने ये नहीं किया, उस सरकार ने वो नहीं किया, ये सरकार से हमें इस चीज़ की उम्मीद थी, उस सरकार से हमें उस चीज़ की उम्मीद थी। हम गलतियां तो बहुत जल्दी बता देते हैं, पर अपना कर्तव्य नहीं समझते या अपने आप को दोषी और जिम्मेदार नहीं ठहराते जब हमें वोट डालना होता है। मतलब मुझे आश्चर्य हुआ कि जिस जगह ने पिछले साल 2017 में, पिछली बार 2017 में 63% की वोटिंग की हमारे झांसी ने, उसका वोट इस बार आपको पास बता दूं मैं अराउंड 59%, 58 पॉइंट समथिंग परसेंटेज की वोटिंग हुई है झांसी में, जो एक बहुत ही निराशाजनक बात रही है। मैं समझ सकता हूं कि हर कोई स्थिति में नहीं होता है, लेकिन वो कितने लोग हो सकते हैं, जो लोग यहाँ पे रहते होंगे, शायद काम करने, नौकरी लगी, बाहर तो चले गए, परिवार के साथ ले गए अपने, तो उनका शायद वोटिंग लिस्ट में नाम यहाँ पे था, वहाँ नहीं करवा पाया और इसलिए चुनाव में नहीं दे पाया। कुछ सीनियर सिटीजन्स जो बीमारी की वजह से नहीं जा सकते, मुझे समझ में आता है 5%, 10%, 15%, मगर इतना बड़ा लोकतंत्र में अगर लोग बाग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इसमें, तो नुकसान किसका है? समझ में ये आना चाहिए। नुकसान तो हमारे ही है, बिकॉज अगर हम कोई पार्टी के साथ जुड़े हैं, उसकी विचारधारा के साथ जुड़े हैं, और अगर हम वोट नहीं दे रहे तो जिताएगा कौन उन्हें? कई बार ऐसा होता है कि अच्छी पार्टियां इसी वजह से पावर में, सरकार में नहीं आ पाती हैं आपके मुद्दों को सफल बनाने के लिए, और कई बार ना चाहते हुए वो पार्टियां सरकार बना लेती हैं जिनको आप नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि हम वोट डालने नहीं गए, हमने उस लोकतंत्र के महापर्व को एंजॉय नहीं किया, अपना, जैसे कहते हैं ना, अपना दायित्व, संवैधानिक दायित्व नहीं समझा। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए कि ये बहुत ज़रूरी था हमारे लिए, जो हमें करने बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, आपको मैं बताऊं, इतना बड़ा इलेक्शन जो है वो हो रहा है वहाँ पे, 7वां चरण जो फाइनल और निर्णायक चरण होगा हमारे यूपी के, उसके लिए आप ये देखिए किसी दूसरे राज्य से वहाँ के सीएम यहाँ पे बनारस में 2 दिन से हैं। आप इससे समझिए कितनी गंभीरता है इस चुनावों को लेकर के, जो हम कभी कभार हम जैसे भाई बहन को ही सोचते हैं, अरे हम नहीं जाएंगे, एक वोट नहीं पड़ेगा तो क्या होगा। आप सोचिए, दूसरे
प्रदेश का चीफ मिनिस्टर आपके बनारस में बैठा है 2 दिन से, ममता बनर्जी, सुश्री ममता बनर्जी जी, जो यहाँ पे अपनी विचारधारा से संबंधित पार्टी को सपोर्ट कर रही है। सोचने वाली बात है। दूसरी तरफ देखिए, भारत देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं 2 दिन से इस चुनाव के लिए बनारस में अपनी पार्टी को और आखिरी वक्त में पुश देने के लिए। तो सोचने वाली बात ये, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत कर रहे हैं या सही कह रहे हैं, मतलब कर रहे हैं, उनका उत्तरदायित्व कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप सोचें, ये एक बहुत बड़ा महापर्व है जिसमें हर भारतीय को उत्साहपूर्ण इसके अंदर सही तरीके से अपना इनपुट देना चाहिए, अपना सहयोग देना चाहिए। जो हम नहीं करते वो आश्चर्यजनक है या निराशाजनक है। हमको ये समझना होगा कि हमारा हमारा संविधानिक कर्तव्य के साथ साथ संविधानिक हमारा अधिकार भी है, जिसको हमको यूज करना ही चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, पर वो हम नहीं होता है। आप देखिए, पिछले बार जब 2017 में झांसी का इलेक्शंस हुए थे विधानसभा के, तो 62-63% की वोटिंग थी, और इस बार 57-58, यानी कि हम 2.5-3% से चूके हैं। और क्यों चूके हैं, ये इसका जवाब, पिछली बार ऐसा क्या अच्छा था जिसमें हम देने गए? कहीं ना कहीं हमें अपने आप को उत्तरदायित्व संभालना पड़ेगा। उम्मीद बांधना, किसी पे पॉइंट आउट करना, फिंगर्स उठाना, ये करना कि आपने ये नहीं किया, ये बहुत आसान है, ये हर कोई कर सकता है। पर क्या हमें जो करना चाहिए था हमने वो किया? उस पर भी सोच विचार जरूरी है। अगर हम अपना कर्तव्य नहीं निभा सकते पूरी निष्ठा से, तो हमें दूसरे पे उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। जब हम ये बोले कि हम आपसे ये चाह रहे थे, आपने ये नहीं किया, उसका सिंपल सा सीधा सिद्धांत है, आपने अपनी सोच समझ वाली पार्टी को सहयोग नहीं किया। आप उनके साथ रैली पे जा रहे हो, आप उनसे जुड़ रहे हो, आप उनका भाषण सुन रहे हो, आप उनके लिए मंच पे जाकर के उनका स्वागत कर रहे हो, लेकिन जब अपना कर्तव्य निभाने की बात आई कि आपको वोट डालना चाहिए, आप अगर उस दिन वोट नहीं डाल रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं, आप एक बहुत अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी चहेती सरकार नहीं आ पाएगी, और शायद वो मुद्दे जिस पर वो चुनाव लड़ रहे थे, जो आपको पसंद आए थे, वो मुद्दे अब लागू नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो उस सरकार के मुद्दे थे या उस सरकार के घोषणा पत्र में थे जो वो करना चाहते थे। आप उस वक्त सहयोग दे रहे थे, आपने वोट नहीं डाला, वो मुद्दे अब नहीं होंगे। किसके मुद्दे पूरे होंगे? जो उनके घोषणा पत्र में, जिनके लोग गए वोट डालने और उन्होंने वोट डाला, उन्होंने अपनी पार्टी को जिताया, और उनके मुद्दे पूरे होने की बारी आ गई। अब आपको शिकायत करने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो ये आपको और मेरे को समझना पड़ेगा। मैं मानता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि हर हालत में 100% वोटिंग हो, मैं समझ सकता हूं, दिक्कतें होती हैं कहीं कहीं जगह पे भी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए कि देखिए, इस देश में वोटिंग का ही राइट है एक आम आदमी के पास, आप और हम जैसे लोगों के पास, और अगर हम इसको उत्साहवर्धक तरीके से अपने परिवार में नहीं सिखाएंगे, तो आने वाले वक्त में हमारी जो जनरेशन आगे आएंगी, वो इस महापर्व की इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगी। उन्हें वही अपना कमाई, वही अपनी व्यवसाय, उसी में दिमाग रहेगा। वो नहीं समझ पाएंगे कि हम किस बदलाव के लिए ये चीज करते हैं, क्यों ये बदलाव जरूरी होता है देश में, इस बदलाव से हमारे देश में क्या कल्याण होता है, ये सारी चीज कैसे समझ में आएगी। इसके लिए हमें अपने घर के परिवार के लोगों को, अपने नेक्स्ट जनरेशन को, अपने घर के बच्चों को समझाना पड़ेगा कि इस चीज से हम बच नहीं सकते, यही हमारा कर्तव्य है। अगर हम इस कर्तव्य को नहीं निभा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक अच्छा देश बनाने में चूक रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है, और ये हमें करना चाहिए, बिकॉज आम जनता, जनमानस की जागरूकता इस महापर्व के लिए जब तक वो नहीं आएगी, हम एक अच्छी सरकार बनाने में हमेशा विफल रहेंगे। और जब तक अच्छी सरकार नहीं आएगी, जन कल्याण नहीं होगा, आपका प्रदेश आगे नहीं उठ पाएगा, आप और पीछे होते जाएंगे अपने और प्रदेशों के कंपैरिजन में। तो इसके लिए सिर्फ एक और एक उपाय है। उत्तर प्रदेश में, जो कि आज के वक्त में प्रदेशों की लड़ाई में, आपस के प्रदेशों के कंपटीशन में बहुत पीछे है, जबकि यहाँ की तादाद सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा तेज़ी से बढ़त होनी चाहिए थी। अगर हर एक इंसान जिम्मेदार है तो उसी हिसाब से यहाँ पे एक अच्छी पार्टी आनी चाहिए थी। पर 100% में अगर हम 60% की बात करें, तो 40% घर बैठा है और वो अथॉरिटी यूज़ नहीं कर रहा है अपनी, जिस अथॉरिटी से बहुत कुछ चीज़ बदल सकते हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है, और हमें चाहिए कि हम ये समझें। अब ये 7वां चरण ख़त्म हो जाएगा,
7 तारीख को, जिसके लिए मेरे ख्याल से आज वहाँ पे सारा सब चुनाव रैली प्रचार सब बंद हो गया होगा। और कल चूंकि इलेक्शन और 2 दिन बाद हमें हमारे यूपी के सीएम मिलने वाले, तो अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास अब क्या है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जितने भी आपके पास घोषणा पत्र थे उन्हें फेंकिएगा मत। जितनी भी पार्टियों से आए थे, खासतौर से जीतने वाली पार्टी का घोषणा पत्र होना चाहिए। बिकॉज झांसी बाजार ये चाहता है कि जिस दिन चुनाव के नतीजे आए, यानी 10 तारीख को, मैं एक बार फिर से आपके सामने आऊंगा 2 बातें आमने सामने के जरिए, जब मैं आपसे बोलूंगा कि ये बधाई हो आपको, ये सरकार आपकी चुनी हुई आई है, जिसने वोट दिया मैं कहूँगा उन्हीं की चुनी हुई आई है, और इनके ये घोषणा पत्र में ये बातें उन्होंने बोली थी। अब 5 साल में हमें देखना है क्या उन्होंने ये साबित कर दिया, तभी तो अगले साल में हमने उनके मापदंड पे नापेंगे। नहीं तो फिर क्या रह जाएगा, हवाई बातें, हवाई वायदे, और वही वोट दे दो, उसके बाद राज्य हमारा है। क्या कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चली? क्या हमारे शहर में, हमारे इलाके में विकास हुआ? क्या बिजली, पानी, गैस, ऊर्जा, सब्जी, इन सब पे ध्यान रखा गया? क्या हमारे किसान भाई खुश हैं उस एरिया में? ये सब के सब चीज़ हमारे लिए ज़रूरी होगी। तो मेरा आप लोगों से विनम्रता के साथ ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस पार्टी से सवाल जवाब करें। हम हर 6 महीने में, झांसी बाजार आपसे वादा करता है, एक ना एक रिपोर्ट कार्ड जरूर लेके आएंगे जो हमारे झांसी शहर से जुड़ा हुआ होगा कि झांसी शहर में ऐसा क्या हुआ जो जीतने वाली पार्टी ने करके दिया, और क्या ये काफ़ी है, और किस तेजी से इधर पे काम होना चाहिए, ताकि जब हम 5 साल बाद फिर से बैठें तो झांसी बाजार ठोक बजा के, ताल बजा करके बोल सके इस पार्टी ने काम किया है, तो बहुत अच्छा काम किया। उस पार्टी ने ये काम नहीं किए जो घोषणा पत्र में बोले थे उन्होंने, तो इस पार्टी से हमें उम्मीदें अब कम रखनी चाहिए। ये इस वक्त बोलने में कोई वो नहीं है ना, और इट इज़ अ फेयर रूल। मैंने किसी से ये नहीं कहा भाई कि आप करो ना करो, मेरे पास कुछ साबित करने के लिए नहीं है तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ। ये तो आपका घोषणा पत्र है, आपने दिया था हमें, जब आप वोट मांगा तो हमने आपको जिताया। अब जिताया तो ये करके दीजिए, और ये नहीं हुआ है तो दोषी आप है। तो आप हवा में कुछ भी बोल रहे हैं और चाह रहे हैं कि आपका साथ दे दें, तो वो तो हम उसके लिए तो माफ़ी चाहते हैं, हम नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी इस बात का है कि हम उनको उन्हीं के किए हुए वादों पर पकड़ें, और उन्हीं के किए हुए वादों पर उनको जोर डालें कि अगर आपने ये किया है हम आपसे खुश हैं। हमें मालूम था आप ये करने वाले, हम जानते हुए आपको हम इस सरकार में लेकर के आए, इस प्रदेश की जिम्मेदारी दी आपको, और आपने करके दिया। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद है आपको। और अगर आपने ज़्यादा दिया तो हमारी तरफ से आपके लिए ग्रीन सिग्नल है, गो हेड है। आप जाइए, दोबारा ऐसे काम कीजिए, अपने प्रदेश का ध्यान रखिए, अपने नागरिक का ध्यान रखिए। इससे ज़्यादा एक नागरिक को और कुछ नहीं चाहिए। सुविधाएं हो, जिसमें आप कह सकते हैं पार्किंग हो हमारे शहर में, जो हर बाज़ार की ज़रूरत है आज की, चाहे वो सीपी हो, या फिर वो मानिक चौक हो, या बड़ा बाज़ार हो, या फिर वो कोई भी इस तरह का बाज़ार हो, सदर हो, हर जगह पार्किंग की वजह से आपका अतिक्रमण बढ़ गया, हर कोई घेर रहा है, तो वो सब चीज़ें प्रॉब्लम। हमारे शहर में फ्लाईओवर्स और अंडरपास की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं। ललितपुर रोड पर एक अच्छा खासा रेलवे क्रॉसिंग है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एड्रेस करने की उस इशू को, बिकॉज वो 6 लेन हो गया है, पूरा ट्रैफिक स्मूथ होने के बावजूद वहाँ जाके सब अटक जाते हैं। तो एक बात है, हमें हमारे लिए डिजिटल सर्विसेज चाहिए। दिल्ली की सरकार ने इस पर बहुत अच्छा काम किया है। आपका जन्म प्रमाण पत्र, आपका मृत्यु प्रमाण पत्र, आपका राशन कार्ड, ये सब चीज़ें घर पे बन के आ जाती हैं सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करने पे। अगर एक सरकार ये वहाँ कर रही है तो क्यों ना हम आपसी रंजिश छोड़ के सत्ता के आंदोलन के चलते या फायदे के चलते आप वो चीज़ को यहाँ पे भी रेप्लिकेट करें। उनसे पूछें आपने कैसे किया, और अगर ये रेप्लिकेट हो सकता है तो कितनी बड़ी सुविधा होगी कि हम लोग नगर निगम के चक्कर लगना हमें बंद होंगे, आरटीओ पे जाना हमारा बंद होगा, और कितना समय बचेगा, भीड़ कितनी बचेगी। आज कोरोना काल में जब हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, ये हमारे लिए और ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है, राइट। ऐसे ही अगर आप देखें, सबसे ज़्यादा ज़रूरत झांसी की है आज एक अच्छे बस स्टैंड की। बस स्टैंड को नया आना है। क्या हमारे झांसी डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रहा है उसके लिए? कितना अच्छा बस स्टैंड वो लोग बना रहे हैं। क्या एक सुपर क्लास फैसिलिटी नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे अगर वातानुकूलित बसेस आ रही हैं तो वातानुकूलित बसेस के लिए चढ़ने वाले लोग जो वहाँ आ रहे हैं उनको एक साफ़ सुथरी बेंच मिल सके, एक एसी हॉल मिल सके वेट करने के लिए। गर्मियाँ भी आ नहीं वाली, आपको झांसी का तापमान मालूम होगा। तो क्या ये ज़रूरी नहीं है खाने पीने की चीज़ें मिले? जब लोग बाग दूसरे गाँव से आके यहाँ से बस पकड़ते हैं तो उन्हें कम से कम कुछ खाने को वहाँ मिले, अच्छा सुविधा, हाइजीनिक फूड, है ना। तो वो चीज़ चाहिए।
शहर का सुंदरीकरण, रोडों का चौड़ीकरण और इसके साथ साथ स्ट्रीट लाइट्स, ये सब हमारे मुद्दों में आज होना चाहिए, जिस पे हमें बार बार बात करनी चाहिए। और जो नई निर्मित जो सरकार आएगी उसको सब बातों पर ध्यान रखते हुए, चाहे वो झांसी में कोई भी वो हो, माननीय अध्यक्ष हो किसी भी पार्टी के, हमारी उनसे हमेशा से गुजारिश रहेगी कि देखिए इस चीज़ को एड्रेस कर दीजिए, झांसी का पेन पॉइंट है, हम झांसी की खुशहाली की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, और हमें आपसे बहुत उम्मीद है, इसे आप करके दिखाइए, इतनी सी बात। तो इसी नोट पर मैं आज आपसे इजाज़त लूँगा। बस इस बात को ध्यान रखिएगा कि अभी बहुत जल्द फिर एक इलेक्शन आने वाला है 2024 में। आपका एक एक वोट इस देश को बनाने के काम आएगा। एक एक वोट आपको देश को मजबूत करेगा। अगर हम सब ये सोच के बैठ जाएंगे यार एक वोट से क्या हो जाएगा, तो आप भी सोचते हैं, मैं भी सोचते हैं, तो बहुत बड़ी जनसंख्या बढ़ जाती है। आपके देश को इस वक्त आपकी ज़रूरत है, जहाँ चीज़ें, स्थितियाँ बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। रशिया यूक्रेन की लड़ाई के चलते आप देख ही रहे हैं कि आपको देश को एक बहुत ही सशक्त, स्ट्रांग लीडरशिप की ज़रूरत है और देश के बारे में सोचने वाली सरकार की ज़रूरत है। इसलिए एक एक वोट ज़रूरी है। थोड़ा अपने को कष्ट दें, ये आपके आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए ज़रूरी है। इस पे ज़रा सा भी लापरवाही ना दें। मेरा आपसे यही कहना है। रविवार के शाम के कुछ चंद पल मैं आपसे लेता हूं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं झांसी और बुंदेलखंड के लोगों से जुड़ा हुआ हूं। मैं उनकी लाइफ पे कोई भी अच्छा इफेक्ट छोड़ सकूं, ये मेरी कोशिश रहती है। उनको चेंजेस से अवगत कराता रहूं, ये मेरा सबसे पहला उद्देश्य रहता है। और इसी वजह से मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग जहां भी हों, झांसी बाजार के साथ जुड़ें। झांसी बाजार को फॉलो करें। अगर आप फेसबुक पे हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वहाँ सब्सक्राइब का बटन होगा, वो दबाइए, घंटी आती है उसको दबाइए, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस आपके मोबाइल पर या आपके सिस्टम पर, लैपटॉप पर सबसे पहले पहुंचे और आप उन वीडियो को मजा ले सकें। छोटी छोटी चीज़ें हैं, मेरे को आपके सामने रखना है, बुंदेलखंड को ऐसे ही आगे बढ़ाना है। एक मेरे बोलने से अगर आपको लगता है ये प्रभाव डालेगा तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, रोकिएगा मत। धन्यवाद। आपका दिन, आपकी शाम शुभ हो, बढ़िया हो। थैंक यू।